Friends, I would like to deliver my speech in Hindi. Director IIT Kanpur, Sri Mananji Agarwal, Secretary Defense Production, Sri Sanjeev Kumar, Secretary DD R&D, and Chairman DRDO, Dr. Sameer V. Kamath, Professor Braj Bhushan, Deputy Director, Professor Ame Karkare, Dean of Resources and Alumni, respected faculty and government officials, respected alumni, young entrepreneurs और मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को साइंस और टेक्नोलॉजी के इस मंदिर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के 65th फाउंडेशन डे पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, कानपुर का भारत के इतिहास में जो योगदान रहा है वह रिमार्केबल है। कानपुर ने भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, गणेश शंकर विद्यार्थी और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संबंध इस कानपुर से रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह फ्लैग सॉन्ग की रचना करने वाले श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद भी यहीं के थे। वैसे तो समय समय पर कानपुर आना होता ही रहता है मेरा, लेकिन इस बार आईआईटी कानपुर में भी आना मेरे लिए एक सुखद अनुभूति है। आईआईटी कानपुर ने जिस प्रकार से अपनी स्थापना के समय से ही साइंटिफिक स्टडी तथा रिसर्च के उदाहरण पेश किए हैं, वह इनक्रेडिबल है। साथियों, अभी हाल के कुछ कामों की मैं चर्चा करूं तो कोविड-19 के दौरान आपने जो सूत्रा मॉडल डेवलप किया, उसने इस पैंडेमिक की सटीक भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मॉडल की सहायता से पैंडेमिक के प्रसार का सही अनुमान लगाया गया, जिससे इसे बेहतर ढंग से मैनेज करने की स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स डेवलप करने में मदद मिली थी। आईआईटी कानपुर देश में साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब एस्टेब्लिश करने वाला पहला इंस्टीट्यूट भी है। यह C3I इनोवेशन हब है, जो नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम की मैं मानता हूं एक पहल है। इस हब का मुख्य उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी और साइबर फिजिकल सिस्टम की सिक्योरिटी के सभी पहलुओं का समाधान करना है। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर ने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपनी तरह का एक अनोखा मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया है। इसका उद्देश्य देश में हेल्थ केयर, मेडिकल रिसर्च और मेडटेक इनोवेशन के प्रति दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव लाना है। यह तो कुछ उदाहरण भर आपके सामने हमने रखे हैं। इसी तरह हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, डिफेंस आदि अनेक फील्ड्स में आपने जो काम किया है, उसके लिए आईआईटी कानपुर की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। साथियों, आज हमने आईआईटी कानपुर के प्रांगण में नीले गुलमोहर का वृक्षारोपण भी किया है। पर्यावरण के प्रति देश भर में जो जागरूकता फैल रही है, उसमें आईआईटी कानपुर की तरफ से उठाया गया यह इनिशिएटिव निश्चित रूप से सराहनीय है। और आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव प्रारंभ किया है। यहां मौजूद आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मां जिसने गर्भ से हम सबको पैदा किया है, कम से कम उसकी याद में, उसके सम्मान में आप भी जरूर एक वृक्षारोपण करें। जहां भी करना हो करें, यह हमारी आप सबसे अपील है। आज परिसर में लगाया गया यह नीला गुलमोहर भी प्रकृति के प्रति उसी सम्मान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि नीला गुलमोहर जहां लगता है, उस स्थान पर अपॉर्चुनिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों साथ आती हैं। मेरा मानना है कि यह नीला गुलमोहर अपने साथ आईआईटी कानपुर के एडवांसमेंट के साथ साथ फ्यूचर डेवलपमेंट की दिशा में और भी ज्यादा यह बढ़ोतरी लाएगा।
साथियों, मैंने अभी मंच पर आने से पहले अनेक स्टॉल्स और कई प्रकार के इनिशिएटिव्स को देखा है। मैं देख रहा था कि वहाँ कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज को शोकेस किया गया है जो ख़ास तौर पर डिफेंस सेक्टर के लिए, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए मैं कहूँ देश की इकॉनमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे यह देखकर भी खुशी हो रही है कि आप आईडेक्स की तरह सिडबी बैंक से स्टार्टअप्स की फंडिंग के लिए कोलैबोरेशन आपने किया है, और इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा 6 प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन लेटर्स भी दिए गए हैं। यह सभी निश्चित रूप से हमारे नौजवानों को, इनोवेटर्स को और रिसर्चर्स को उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए सहायता प्रदान करने में मददगार सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। साथियों, आईआईटी कानपुर के टैलेंट और मेरिट की चर्चा केवल कानपुर तक ही नहीं होती, केवल भारत तक ही नहीं होती, बल्कि आईआईटी कानपुर के टैलेंट और मेरिट की चर्चा दुनिया के दूसरे देशों में भी होती है। क्योंकि जब भी मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, लगभग 40-50 देशों में तो जाना मैं मिनिस्टर बनने के बाद मेरा हुआ है, जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, जहां भी मैं जाता हूं, यदि सीईओज के साथ में मिलता हूं, स्टार्टअप्स के साथ मिलता हूं, तो एक बार आईआईटी कानपुर की चर्चा जरूर आती है। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मित्रों, मेरा भी सीना चौड़ा होता है। आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं आप सबके टैलेंट को प्रत्यक्ष रूप से मैं देख पा रहा हूं। मुझे पता है कि आपके गांव में, आपके घर परिवार में, आपके समाज में बच्चों के पढ़ने के लिए आपका उदाहरण दिया जाता होगा, और जो घर के आपके माता पिता होंगे, सगे संबंधी होंगे, वो जरूर कहते होंगे कि हमारा बेटा आईआईटी कानपुर में पढ़ता है। बच्चों से कहा जाता होगा कि देखो, यह भैया तो आईआईटी कानपुर में चले गए, यह बहन आईआईटी कानपुर में चली गई, तुम्हें भी उनके जैसा बनना है, तुम्हें भी आईआईटी जाना है। मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था, उस समय एग्जामिनेशंस के समय स्कूल्स और कॉलेजेस में कॉपीइंग, नकल बहुत ज़्यादा होती थी। शायद उस समय का कोई बैठा है कि नहीं, यहाँ नहीं कह सकता मैं। उसे रोकने के लिए हमने एंटी कॉपिंग एक बिल भी लाया था, ताकि एग्जाम्स को बच्चे ठीक तरीके से पास कर पाएं, और वही पास कर पाएं जो सचमुच डिजर्व करते हैं। क्योंकि उस समय जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना था तो रिजल्ट्स जो आते थे 75%, 76%, 80%, और बच्चों से जब भी मैं बात करता था तो उस समय मुझे नहीं लगता था, जानकारियां जो प्राप्त होती थी कि मास कॉपिंग हो रही है, और उसी के परिणाम स्वरूप इतने बच्चे पास हो रहे हैं। बहुत टफ स्टेप था, लेकिन फॉर्मली उस स्टेप को मैंने उठाया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय रिजल्ट 14% आया था एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस लागू करने के बाद, और मुझे गालियां भी खूब पड़ी थी। जिस दिन रिजल्ट निकला, उस पेपर को सारे बच्चे गाली देते हुए मुझे अपने पैरों से रौंद रहे थे। सच्चाई है कि कॉपिंग से हम बच्चों को पास कराकर हम भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते, बल्कि हमने बच्चों के टैलेंट को निखारना था, यह हमारा उद्देश्य था। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैंने जो कुछ भी अच्छे काम किए होंगे, मैं मानता हूं और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि एंटी कॉपिंग एक्ट उनमें से एक है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हो सकता है कि इसकी आज भी आलोचना हो यदि मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन उसकी मुझे चिंता नहीं है। बच्चे देश के भविष्य हैं, देश के निर्माता हैं। या तो हम उन्हें इंस्पायर करें कि नकल करना बुरी लत है, छोड़ो, पढ़ाई करो, नहीं तो फिर कठोर कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। इसकी चर्चा मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वयं मैं एक टीचर रहा हूं, और मैं मेरिट का महत्व अच्छी तरह समझता हूं। आज हमारा देश अगर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसमें आप जैसे अनेक मेरिटोरियस बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आजादी के बाद जब देश में आईआईटी की स्थापना की जा रही थी तो उस समय हमारे देश की शिक्षा की स्थिति जैसी होनी चाहिए थी नहीं थी, यानी अच्छी नहीं थी।
और खासकर हमारे पास अच्छे और क्वालिफाइड इंजीनियर्स की कमी थी। एक तरफ तो हमारे पास उस समय फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी थी, तो वहीं दूसरी तरफ हमें क्वालिफाइड मैन पावर की कमी से भी हम उस समय जूझ रहे थे। इसके बाद देश में मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट की भी स्थापना शुरू की गई थी। यह रिमार्केबल है कि धीरे धीरे इन इंस्टीट्यूशंस ने जोर पकड़ा और देश के विकास में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देना भी उन्होंने प्रारंभ किया। विशेष रूप से आईआईटी कानपुर ने देश के विकास में जो अपना योगदान दिया है वह सराहनीय है और अपने 64 इयर्स की लंबे इतिहास में आईआईटी कानपुर ने देश को 45,000 से ज्यादा ब्रिलियंट ग्रेजुएट्स दिए हैं और यहां से निकले ग्रेजुएट्स को मैं ब्रिलियंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने स्वयं ही इसका अनुभव किया है। मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में अनेक लोगों ने मेरे साथ काम किया है जो आईआईटी कानपुर से रहे हैं और जिनसे मैं बहुत ही प्रभावित रहा हूं। इसमें अनेक सीनियर अफसर से लेकर और इस समय हमारे कैबिनेट में कोलीग श्री अश्विनी वैष्णव जैसे लीडर भी हैं जो हमारे साथ इस समय कैबिनेट में हमारे कोलीग के रूप में काम कर रहे हैं। अभी आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी श्री संजीव कुमार जो इस डायस पर बैठे हुए हैं, यह संजीव कुमार जी भी इसी आपके आईआईटी कानपुर से ही हैं और इस समय सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन है और इनका जो टैलेंट है उसका लाभ हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को मिल रहा है। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि इस संस्थान के अनेक ऐसे एलुमनाई बैठे हुए हैं। आज आईआईटी कानपुर के अनेक एलुमनी को भी सम्मानित किया गया है। मैं देख रहा था कि अवार्ड्स एकेडमिक एक्सेलेंस, प्रोफेशनल एक्सेलेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए दिए जाएंगे, यह मुझे बतलाया गया है। साथियों, ये अवार्ड्स आपकी मेहनत और लगन, आपकी प्रतिबद्धता, आपके कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको सम्मानित करना, इस इंस्टीट्यूट के लिए स्वयं सम्मानित होना है। मैं सभी अवार्डीज को अपनी तरफ से विशेष बधाई देता हूं जिनको कि अवार्ड दिया जाना है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसी तरह लगातार राष्ट्र के हित में काम करते रहेंगे। सिर्फ आईआईटी कानपुर के नहीं बल्कि आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर पद्मश्री से अलंकृत प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी की भी अपनी एक विशेष प्रतिष्ठा है। मैथमेटिक्स के फील्ड में इनका खुद का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और मुझे बतलाया गया है कि इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर सदियों से चली आ रही एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो कि किसी नंबर के प्राइम होने या न होने से रिलेटेड थी, उसके मॉडर्न वर्जन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। और कुछ मैं समझूं या ना समझूं, लेकिन फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तो मैं अच्छी तरह समझता हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही ये रहा है। देश दुनिया के गिने चुने मैथमेटिशियंस भी इनकी गिनती होती है। मैंने सुना है कि पूर्व में अपनी क्लासेस के दौरान सही आंसर देने वाले बच्चों को खूब चॉकलेट्स भी खिलाई है आपने, यह मुझे बतलाया है। अब पता नहीं यहाँ कभी क्लास लेते हैं कि नहीं लेते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ आईआईटी कानपुर में यहाँ का डायरेक्टर क्लास जरूर लेता होगा। अब आप लोगों को चॉकलेट्स खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं इस बारे में नहीं कह सकता हूँ। न खिलाते हो तो कभी आप शिकायत इनसे कर सकते हैं। मैं यहाँ के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि यह आपका सौभाग्य है कि एक तो आप सभी विद्यार्थियों को आईआईटी कानपुर जैसी संस्था मिली है, उस पर भी आपको प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी जैसे डायरेक्टर मिले हैं। आपको एक ऐसा वातावरण मिला है, ऐसी संगत मिली है जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। संगत का क्या महत्व है इस पर मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहते हैं कि गगन चढ़ई रय पावन प्रसंगा, अर्थात धूल भी जब ऊपर उठती है तो हवा से मिलती है तो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेती है। तो आप तो ब्रिलियंट माइंड्स हैं,
आप तो आईआईटी कानपुर के प्रीमाइस में आकर निश्चित रूप से ऊंचाइयां छूएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही जिक्र किया था कि मैं टेक्नोलॉजी के मंदिर में आया हूं और आप सब तो जानते ही हैं कि मानव का मंदिरों के साथ ऐसा संबंध है कि वह मंदिर में जब भी जाता है तो प्रायः किसी न किसी इच्छा से जाता है, कुछ न कुछ मांगने जाता है, चाहे अपने लिए शांति मांगने जाए, चाहे अपने लिए भक्ति मांगने जाए, चाहे अपने लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मांगने जाए, या फिर अपने और अपने परिजनों की अच्छी हेल्थ मांगने जाए। मंदिरों के साथ हमारा यही रिश्ता है कि हम वहां आमतौर पर कुछ मांगने जाते हैं। अब प्रायः मैं कह रहा हूं, प्रायः यही रिश्ता है। आज जब हम टेक्नोलॉजी के मंदिर में आए हैं, जब मैं आईआईटी कानपुर में आया हूं, तो मैं भी यहां से बिना मांगे जाऊंगा नहीं। मेरे मांगने का जो परिप्रेक्ष्य है वह मैं पहले आपके सामने रखना चाहूंगा। आज पूरी दुनिया में हर फील्ड में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन चाहे इकॉनमी में हो, सोसाइटी में हो, साइंस के फील्ड में हो, हर फील्ड में डायनेमिक चेंजेज हो रहे हैं और इस चेंज के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर टेक्नोलॉजी है। साथियों, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पर यदि आप दुनिया का आकलन करें तो हमें 3 प्रकार के देशों के ग्रुप्स दिखाई देंगे। पहला ग्रुप तो उन देशों का है जो एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज पिनेकल पर हैं। इस कैटेगरी में जो देश हैं वह आज बेसिक या सेकेंडरी लेवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सर्वश्रेष्ठ इन्वायरमेंट है और यही इन्वायरमेंट इन देशों को रोज नए फ्रंटियर्स अचीव करवा रहा है। इनोवेशन के दम पर यह देश आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हुए हैं। इन देशों के पास यूएसए, साउथ कोरिया और इजराइल जैसे देशों को आप रख सकते हैं, इनका नाम ले सकते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप है जिसमें यूरोप के देशों का एक बहुत बड़ा समुदाय है। हालांकि यूरोप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अब स्टैग्नेशन को प्राप्त हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से कुछ अपवादों को छोड़ दें तो हाई एंड टेक्नोलॉजीज में यूरोप कंपैरेटिवली उतनी प्रगति नहीं कर रहा है जितना कि लोगों ने पहले सोचा था। जब मैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन आदि इन सभी की बात आपसे कर रहा हूं। इन 2 कैटेगरीज के अलावा एक और बड़ी कैटेगरी ऑफ नेशंस है जो हमारे जैसे मिडिल इनकम कंट्रीज की है। इस ग्रुप के देश एक प्रकार से टेक्नोलॉजिकल टेक ऑफ के स्टेज पर हैं। भारत को हम इसी तीसरे समूह में रख सकते हैं। हम अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में टॉप पोजीशन हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं और मैं तो कहना चाहता हूं हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी हमारी कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाने का बहुत स्कोप हमारे पास है और सिर्फ स्कोप ही नहीं है बल्कि इसके लिए सफिशिएंट कंडीशंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सफिशिएंट कंडीशंस इकोनॉमी के रूप में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हैं, कम्युनिकेशन के रूप में हैं और इसके अलावा आपके जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी अब हमारे देश में उपलब्ध हैं। उड़ान तो हमने भर ली है, प्रश्न अब सिर्फ ऊंचाइयों को छूने का है। कितनी जल्दी अब हम कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, यही प्रश्न है। तीसरे कैटेगरी से उठकर पहली कैटेगरी तक पहुंचने की यात्रा हम कितनी जल्दी पूरी करते हैं, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। दुनिया के सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां हमने अपनी इनोवेशन और प्रोग्रेस को प्रूव किया है, चाहे वो हमारी आईटी इंडस्ट्री हो, सैटेलाइट्स हों या 5G नेटवर्क की शुरुआत हो। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिसे मुझे यहाँ पर आप सबके सामने गिनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर रुक नहीं जाना है क्योंकि एक नई फ्रंटियर्स
एक नए फ्रंटियर्स रोज खुलते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए। दुनिया के अलग अलग देशों में इस टेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन को लेकर कॉम्पिटिटिव माहौल बना हुआ है। पूरी दुनिया इसको एक प्रायोरिटी सेक्टर मानते हुए इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना चाहती है। अब ऐसे कॉम्पिटिटिव ग्लोबल सिनेरियो में हमारे देश के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इन हाई इन टेक्नोलॉजी पर शुरुआत से ही पकड़ बनाएं, ताकि हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर पाएं और देश की प्रोग्रेस में इनका कंट्रीब्यूशन इंश्योर करा पाएं। जाहिर सी बात है कि इसमें आप जैसे इंस्टीट्यूट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं जिस इंस्टीट्यूट में यहां पर खड़ा हूं, यह कोई साधारण इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि यह स्वयं में एक एकेडमिक इंजन है। आईआईटी कानपुर यदि प्रयास करे तो भारत को इस कंपटीशन में एक डायनेमिज्म प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आप सभी से डिफेंस इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए रोल पर भी कुछ बातें करना चाहूँगा। पूरी दुनिया में जिस तरह से वार और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, उसके बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं। आप सब ये भी जानते हैं कि इन वार एंड कॉन्फ्लिक्ट में टेक्नोलॉजी के नए नए रूप भी हमें देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न प्रकार की नई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स, लेजर वेपन, साइबर वॉरफेयर, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स आदि का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वॉरफेयर ने युद्ध को और अधिक घातक बना दिया है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि स्पेस वॉरफेयर की बातें भी अब होने लगी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमें भी इन मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी के डिफेंस एप्लीकेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ऐतिहासिक कारणों से इस क्षेत्र में एक क्रिटिकल गैप रह गया था, उसको जल्दी से जल्दी हमें भरने की आवश्यकता है। रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस हासिल करने की राह में भी सबसे बड़ी बाधा आज हमारे लिए यही है, कुछ हाई एंड टेक्नोलॉजीज जो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको हमें मजबूरी में विदेशों से खरीदना पड़ता है। अब ऐसे दौर में सेल्फ रिलायंस की और तेजी से लगातार आगे बढ़ पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन वह चैलेंज ही क्या जिसे आईआईटी कानपुर में एक्सेप्ट न किया जाए। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आए हुए हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए तो आप आईआईटी कानपुर हैं। आपकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है, इसीलिए आप आईआईटी कानपुर हैं। आप भारत में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए आप आईआईटी कानपुर हैं। तो मैं आज इस टेक्नोलॉजी के मंदिर में आपसे यही अपील करने आया हूं कि भारत जिन हाई एंड टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट कर रहा है, उससे भारत में ही डेवलप किया जाए, ताकि तब कहीं जाकर हम वास्तविक तौर पर आधुनिक और विकसित भारत, मॉडर्न और डेवलप्ड भारत बना पाएंगे। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी है। सरकार इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर चलने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हमारा यह प्रयास है कि एकेडमिया और गवर्नमेंट मिलकर भारत को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बनाने का प्रयास करें, और हम सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर में बनेंगे। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते पूरे कॉन्फिडेंस से मैं कहना चाहता हूं। एक ही उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक यह समय था कि आज के 6, 7, 8 साल पहले भारत से जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता था वो अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़, 500 करोड़। आज हम मोर देन 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं 29-30 आते आते भारत डिफेंस आइटम्स का 50,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी है मित्रों। सरकार इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर चलने के लिए कमिटेड है। हमारा यह प्रयास है कि एकेडमिया और गवर्नमेंट मिलकर
भारत को रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस बनाने का प्रयास करें। अकेले आईआईटी कानपुर के साथ ही 2014 से लेकर अब तक डीआरडीओ द्वारा 110 करोड़ रुपए के मूल्य के 159 प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेशन किया गया है। सेक्रेटरी डीआरडीओ यहाँ है, ये सही ठीक है, फिगर सही है, इसको वेरीफाई करना आवश्यक है किसी वैज्ञानिक से ही। इसके अलावा आईआईटी कानपुर में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी स्थापित किया गया है। इस सेंटर का लक्ष्य एकेडमिया और डीआरडीओ के कोलैबोरेशन से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना है। साथियों, जब मैं आप सबसे डिफेंस प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन बढ़ाने का आइडिया शेयर कर रहा हूं, तो मैं आइडियाज और प्रोडक्शन के बीच के रिलेशन पर भी आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। लेकिन इसके पहले मैं यहां पर डिफेंस इकोसिस्टम और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो हमने इधर अनेक कदम उठाए हैं उसकी भी चर्चा मैं आपसे थोड़ा संक्षेप में कर देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस आईडेक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कि जिक्र आपसे यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। आईडेक्स ने डिफेंस इनोवेशन के क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी काम किया है। इसके अंतर्गत हम स्टार्टअप्स एमएसएमईज को 1.5 करोड़ रुपए तक का ग्रांट दे रहे हैं, लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का ग्रांट देते हैं। 2024 में जब हमने अदिति यानी एसिंग डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स योजना शुरू की थी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने इस ग्रांट को 25 करोड़ तक बढ़ा दिया है, और मैं समझता हूं कि एक मेजर स्टेप है। इसके अलावा भी डिफेंस सेक्टर में और क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसकी बहुत डिटेल में जाकर यहाँ चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इस बात को यहीं ड्रॉप करता हूँ। साथियों, मेरा यह मानना है कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के 3 पार्ट होते हैं। पहला आइडिया कि हमें क्या करना है, दूसरा एप्लीकेशन यानी उस आइडिया को धरातल पर लाना, और तीसरा प्रोडक्शन यानी एप्लीकेशन के द्वारा उस आइडिया को फाइनल टच प्रदान करना। आईआईटी कानपुर की बड़ी भूमिका आइडियाज को इनक्यूबेट करने में होती है, परंतु मैं समझता हूं कि आपको सिर्फ यहीं पर नहीं रुक जाना है, बल्कि इससे आगे भी आपको इस पूरे चेन रिएक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह काम कर सकते हैं। वैसे तो आपने अब तक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया है, लेकिन अब आपको इससे भी कहीं आगे बढ़कर सोचने की आवश्यकता है। मतलब जब आपको ऐसे आइडिया डेवलप करने होंगे जिसकी अभी हमें आवश्यकता है तो दिख नहीं रही है, लेकिन वह चीज़ें डेवलप होने के बाद वास्तव में हमारे लिए आवश्यकता बन जाएंगी। अब आपको ऐसे ऐसे आइडियाज लाने हैं जो हमारी ज़रूरत बन जाएं, हमारे फोर्सेस को ऐसा लगे कि आपके इस टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के बिना तो अब हम अधूरे हैं। साथियों, मैं चर्चा कर रहा था डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। मैं ये पूछ रहा था कि एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग, ये दोनों काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होता है, इसमें क्या करना चाहिए और आगे हमारे यहाँ के छात्रों को क्या करना चाहिए। तो मैं यही उनसे जानकारी हासिल कर रहा था, क्या कुछ ऐसे टूल्स डेवलप किए जा सकते हैं हमारे छात्रों के द्वारा जो उसकी इफिशिएंसी को और अधिक इन्हांस कर सकें और साथ ही साथ एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकें। अभी इस संबंध में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए कई लोगों से इस संबंध में मैं चर्चा कर रहा था, और यह विषय आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। और आप चाहें तो पत्र के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से भी मेरी जानकारी इस क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आईआईटी कानपुर से बेहतर सेंटर और कोई दूसरा नहीं हो सकता जहाँ पर कि मैं इसकी चर्चा करूँ। साथियों, आज मौका है कि मैं इस मंच से आप और आपके जैसे इंस्टीट्यूशन तथा इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के कंटेक्स्ट में भी कुछ बात करूं। सामान्य तौर पर अनेक विद्वानों ने भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ी कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वह यह है कि हमारी एकेडमिया में रिसर्च ओरिएंटेशन की कमी देखने को मिलती है, चाहे वह नेचुरल साइंस हो या सोशल साइंस हो, या हमारे देश में ओरिजिनल रिसर्च की कमी आम तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन आज उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। हमारे यहाँ भी रिसर्च इकोसिस्टम जितना डेवलप होना चाहिए उतना भी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। यह भी हमारे लिए एक चुनौती है, और इस चुनौती को
आप ही स्वीकार कर सकते हैं और कोई दूसरा स्वीकार नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में आईआईटी कानपुर अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, मेरा ये मानना है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भी आईआईटी कानपुर को बेहद सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। इस संस्था की एक ग्लोबल रेपुटेशन है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस दिशा में आप और भी बेहतर कर सकते हैं। आप अभी जितना रिसर्च आउटपुट दे रहे हैं, आपकी सिर्फ इतने भर की क्षमता नहीं है, बल्कि आपका जो स्टेचर है उसके अनुसार तो आप अभी और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और कर सकते नहीं हैं। मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं और देख लेना, शुभकामनाएं ये फलीभूत होंगी, आप करेंगे। और मैं शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं कि मैं स्वयं टीचर रहा हूं। आपके पास जो टैलेंट है, आपका इस्तेमाल करके आप हायर रिसर्च पर फोकस कर सकते हैं। साथियों, अभी जब मैं यहां आ रहा था तो आईआईटी कानपुर की मैंने एक खास बात नोटिस की, शायद आपने भी इस बात की ओर ध्यान दिया हो। इसके एंट्रेंस गेट को यदि आप देखेंगे तो यह बहुत साधारण सा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे अंदर मैं घुसता चला गया, आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, ग्राउंड, क्लासरूम जैसे कुछ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज का एक बेहतरीन इन्वायरमेंट हमको मिलने लगा। मेरी समझ में इंसान को भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए जैसा आईआईटी कानपुर है। बाहर से तो वह भले ही बहुत साधारण दिखे, लेकिन उसके अंदर नॉलेज, इनोवेशन और समझ की गहराई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, भारत ने आप जैसे नौजवानों के बल पर ही 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का सपना देखा है। साधारण बने रहिएगा। यह सपना कोई साधारण सपना नहीं है, बल्कि इसके लिए हम सबको एक संकल्प लेना है और उस संकल्प को पूरा करने की पूरी ताकत लगानी है। यह सपना इतना बड़ा है कि इसे कोई एक व्यक्ति अपने दम पर पूरा कर लेगा, यह सामान्यतः संभव नहीं है। हम सब भारतवासियों को, विशेषकर आप सभी नौजवानों को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना होगा। एक प्रॉवर्ब आपने सुना होगा, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। भारत को बहुत लंबा समय तय करना है और इसलिए हमें साथ चलना होगा। आप सबका तो मैथमेटिक्स से गहरा जुड़ाव है। आपने मैथमेटिक्स का यह फार्मूला भी पढ़ा होगा, a+b² = a² + b² + 2ab। यह फार्मूला भी हमें साथ मिलकर प्रेरणा देता है, लेकिन a-b² भले ही a² + b² -2ab। बड़े मन से काम करने की जरूरत है। मेरे रिसर्चर्स को मैं कहना चाहता हूं, नौजवानों को कहना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। बहुत सारे प्रलोभन आती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, छोटे मन का हो जाता है। उससे बचना। मैं टीचर हूं इसलिए सब बातें मैं कह रहा हूं। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जिंदगी में आएंगे, लेकिन घबराना मत। एक बार कामयाबी नहीं मिलेगी, दूसरी बार मिलेगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी, तीसरी बार नहीं मिलेगी, तीसरी बार नहीं मिलेगी तो जिंदगी के किसी न किसी क्षण में कामयाबी मिलकर रहेगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे काम करते रहना, यही हमारी आप सबकी अपील है। मन कभी छोटा मत करना, मन कभी छोटा मत करना। छोटे मन से, जैसा मैंने कहा ना, कोई बड़ा नहीं हो सकता। मेरे बच्चों, छोटा मन कभी मत करना। परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं कि व्यक्ति सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि हम ये कर लेंगे, वह कर लेंगे, फलां का नुकसान हो जाए, अच्छा है। लेकिन इससे बचना है, इस फीलिंग से। मेरे जिंदगी का अनुभव है, ये बहुत ही घातक है।
बहुत ही घातक है। और जितना ही आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, जीवन में उतने ही सुख और आनंद की अनुभूति तुम करते चले जाओगे। मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए, मन इज ए सर्किल, मन एक वृत्त है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमानंद, यानी परमात्मा की भी प्राप्त हो सकती है बड़े मन वाले व्यक्ति को। और इस मन के साथ आप आगे बढ़ें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अग्रवाल साहब, आपने आमंत्रित किया इस इंस्टीट्यूट में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।